थैंक यू श्वेता। मैं मीडियम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश है तो मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रिस्पॉन्ड करूँ। सो यू आस्क्ड अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन एक्चुअली, जो दलित सिख आइडेंटिटी के बारे में आपने बात किया है, उससे हम स्टार्ट करके फिर प्रेजेंटेशन पे आ सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के समय में पंजाब के अंदर ये बहुत ही बड़ा इशू है, और यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इस पूरे इलाके के अंदर जो असर्शन है दलित, जिसको आपने आइडेंटिटी कहा, या फिर आइडेंटिटी नहीं भी देख के अगर हम किसी और तरह का एक पॉलिटिकल असर्शन या सिविल सोसाइटी असर्शन भी इसको माने, तो उस तरीके से भी उसको देखा गया है। जो उसकी रूपरेखा है, जो उसका फॉर्म है, उसको बहुत कुछ कुछ स्टडीज में दलित सिख का नोमेनक्लेचर दिया गया है। तो नोमेनक्लेचर या उसकी जो परिभाषा है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कहना चाहिए। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि सिखिज्म जो धर्म है और उसकी जो एक थियोलॉजी, आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, उसके अंदर कास्ट अलाउड नहीं है। और सिखिज्म आया था एक रिफॉर्म मूवमेंट के कैपेसिटी में, जिसमें उन्होंने गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट, मैरिज के अंदर के जो रिफॉर्म्स हैं, प्रीस्ट का जो अपर कास्ट एक प्रीस्ट होना चाहिए, उसका एक नोशन है, उसको खत्म किया। तो सिखिज्म के अंदर कास्ट का होना अपने आप में एक एनोमली है, और उसके ऊपर भी काम हुआ है और उसकी भी चर्चा हुई है। सुंदर जोधका ने उसको समझाने की कोशिश की है कि क्यों अभी भी सिखिज्म के अंदर कास्ट है। तो ये जो ये सवाल नोमेनक्लेचर का सवाल हो जाता है कि आप कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कास्ट के विरुद्ध मानता है और एक भक्ति संत के साथ अपनी आइडेंटिटी लिंक कर रहा है, तो उसको एकेडमिक्स में और पॉलिटिक्स में एक अलग दर्जा प्राप्त हुआ है आज की दौर में। और इसीलिए एक नया आइडेंटिटी, जिसको हम रविदासिया कहते हैं, उसका इमर्जेंस हुआ है। तो वो अपने आप को दलित सिख जो है, जो दलित सिख एक नोमेनक्लेचर है, उसके साथ एसोसिएट नहीं करते। तो ये एक आइडेंटिटी का जो सवाल है। दूसरा, आपने डोमिनेंट कल्चर की बात की, तो एक्चुअली ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सबॉल्टर्न या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, वो अपने आप को एक डोमिनेंट कल्चर के ऑपोजिट किस तरीके से देखते हैं। क्या वो ये देखते हैं कि हम उसमें एसिमिलेट नहीं होके उनके जैसा एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के फॉर्म में अपने आप को देखें? क्योंकि अगर आप दलित और जाटव, जो कि रविदास के फॉलोअर्स हैं, अगर आप उनको देखें तो वो भी दलित कम्युनिटी के अंदर काफी ऊपर के तबके में आते हैं, और उनके नीचे के तबके में चूड़ा कम्युनिटी के लोग भी आते हैं, जिनको वो अपनी कम्युनिटी में एज इट इज सम्मिलित नहीं करते। ये मैंने अपने फील्ड वर्क में भी पाया कि उसके अंदर की भी एक हायरार्की है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो अपने आप को जब एक रिलीजन के तौर में ऑर्गेनाइज करते हैं रविदासिया लोग, तब उनकी क्या फॉर्म है। क्या वो भी एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव फोर्स के तौर पे सामने आएंगे, या कि वो भी अपने भीतर की जो हायरार्कीज हैं उनको भी असर्ट करेंगे? तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पे हमें इसको भी देखना चाहिए। और इसके साथ मैं अभी की हमारी प्रेजेंटेशन पे आती हूँ। थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज कर देती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स में या रिलीजियस मूवमेंट्स में, उनके लिए जो मेरा काम है वो कुछ कुछ जो एकेडमिक वर्क्स हैं, मार्क जूबिन्समेयर का एक काम है,
जो कि दलितों के ऊपर, रविदास के ऊपर जो भक्ति संत का कल्चर है उसके ऊपर है, रौनकी राम का काम है, रविदासिया और ये जो डेरा सचखंड बल्ला है उसके ऊपर स्पेसिफिकली। परमजीत जज का काम है, एक सोशोलॉजिकल एथनोग्राफिकल तरीके से उन्होंने पंजाब के ऊपर लिखा है, दलितों के दलित विद इन सिखिज्म के ऊपर काम किया है उन्होंने। और हरजोत ओबरॉय का एक काम है जिनमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मेकिंग, जो बाउंड्री मेकिंग की प्रोसेस है सिखिज्म के अंदर, उसके बारे में बताया है। तो बेसिकली ये मेरे काम के इन्फ्लुएंसेस हैं एकेडमिकली। और बेसिकली ये जो बाउंड्री मेकिंग का जो क्वेश्चन है कि इसके अंदर हम रिलीजन को एक मोनोलिथ या एक पहले से दी हुई या बनाई हुई चीज के तौर पे हम उसको नहीं लेते हैं, हम उसको एक ऐसी चीज के तौर पे लेते हैं जो कि प्रोसेस इन द मेकिंग के प्रोसेस में है। जिस तरीके से अगर हम हरजोत ओबरॉय ने सिखिज्म के बारे में बात की कि 19वीं और 20वीं सेंचुरी में कुछ ऐसी मूवमेंट्स हुई, जैसे सिंह सभा मूवमेंट हुई, और कुछ ऐसी बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ जैसे चीफ खालसा दीवान का फॉर्मेशन हुआ, जिन्होंने सिखिज्म के, अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे गुरु नानक के समय से अगर हम उसको ट्रेस करेंगे तो हम पाएंगे कि उसके अंदर विचारों की एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उसके अंदर एक संत कल्चर की प्रेजेंस है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित ट्रेडिशन है संत कल्चर की, जहाँ पे अलग अलग संतों को रिस्पेक्ट किया जाता है और जिसको पंजाबी में बोलते हैं सत्कार। सत्कार एक ऐसी एथिक है जिसके अंदर आपको किसी एक को, अगर आप मानते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी दूसरे गॉड आइडल में आप नहीं मान सकते। आप बोल सकते हैं कि हम इनका सत्कार करते हैं, विच इज रफली इट मीन्स रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे मोनोलिथ का कोई नोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसके अंदर जैसे डॉक्टर योगेश स्नेही ने अपनी काम में, अपनी किताब में लिखा है एक डिस्कर्सिव डायलेक्टिक, वो मुझे बहुत ही अच्छा उनका एनालिसिस लगा कि एक डिस्कर्सिव डायलेक्टिक के तौर पे हमें देखना चाहिए, जिसका मतलब मेरे हिसाब से ये होगा कि जितनी कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स और विचारधाराएं हैं उनका एक साथ प्रेजेंट होना। आई होप कि आई एम मेकिंग दिस पॉइंट क्लियर, और उसको मैं आगे प्रेजेंटेशन में थोड़ा इलैबोरेट करूँगी। तो ये मेरा बेसिक जो एकेडमिक सोर्सेज हैं वो ये हैं, और जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि पंजाब के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि एक डोमिनेंट कास्ट फिनोमेना है और जाट जो है यहाँ पे डोमिनेंट है, और जो उनका एक फॉर्मेट है सिखिज्म का, जो एक डोमिनेंट फॉर्मेट है, उसको खालसा सिखिज्म मैंने उसके रूप में मैंने लिखा है। वो इसलिए क्योंकि हम सिखिज्म को जिस तरीके से देखते हैं वो एक फेयरली नया प्रोसेस है कि एक टेक्स्ट के फॉर्म में और एक मिलिटराइज्ड आइडेंटिटी के फॉर्म में, एक मार्शियल आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो ये एक कंसेप्शन है। ये जो नोशन है सिखिज्म का, उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग हायरार्की है लीडर और फॉलोअर की, जिसको हम बोलते हैं गुरु भगत हायरार्की। तो ये हायरार्की इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है बिकॉज
of the existing socio-cultural hierarchies कि आप जो भक्ति संत हैं, जो आपके जो गुरु ग्रंथ साहिब में जिनको भगत कहा गया है, उसको गुरु बोलना अपने आप में एक बहुत साहसी और बहुत पॉलिटिकली लोडेड चीज है आज के समय में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि एक लॉ भी पास हुआ है हाल ही में पंजाब असेंबली में, जिसके अंतर्गत आप किसी कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो गुरु ग्रंथ साहिब की डिसरिस्पेक्ट का कोई एक इररिलीजियस मापदंड नहीं है। उसके अंदर आपको उसकी रिलीजियस लॉजिक को अपना के मानना होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब एक इनकारनेट गुरु है। इसका मतलब कि उनके अलावा और कोई डेइफाइड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एंटिटी नहीं होना चाहिए। तो ये जो नोशन है, ये इसमें कोई जगह नहीं है देहधारी के कॉन्सेप्ट के। देहधारी मतलब लिविंग गुरु, जो कि एक इंटरपर्सनल कनेक्शन है अपने गुरु, अपने जिनको भी कोई मानता हो उनके साथ एक इंटरपर्सनल, एक फिजिकल इमोशनल बॉन्ड है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक कॉन्टेस्टेशन की रेल्म में है। इसके लिए इसके ऊपर एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन ऑन गोइंग है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसी बैकड्रॉप के अंदर ये काम है। ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन एक पेपर के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर मैंने आइकन्स पे काम किया है। वो इसलिए क्योंकि जो इनका रिलीजियस सेंटर है रविदासियों का, वो डेरा सचखंड बल्ला माना जाता है। बल्ला एक पिंड, एक जगह का नाम है जलंधर के अंदर। और ये एक वर्ल्ड ओवर जहाँ जहाँ भी रविदासियों का डायस्पोरा है, उनका एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। और मुझे इनकी जो स्ट्रक्चरल स्पेस है, जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो आइकन्स हैं, वो मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके बारे में बात हो। तो ये जो हम देख सकते हैं, जो बिल्डिंग है वो कंपाउंड के साथ लिंक्ड है। ये मेन जो डेरा की बिल्डिंग है उसका एक पार्ट है। एक और बिल्डिंग है जिसको हम सत्संग भवन बोलते हैं। ये जैसे हम बिल्डिंग देख सकते हैं, ये काफी अलग अलग इन्फ्लुएंसेस से, जिस तरीके से हम गुरुद्वारे को देखते हैं कि एक डोम शेप्ड टॉप होता है, और बाकी जो बिल्डिंग होती है वो बहुत सिंपल होती है, उसके ऊपर कोई कार्विंग्स या उसके ऊपर कोई आइकन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि एंट्रेंस के ऊपर एक छोटा सा आइकन है, वो एक इंस्टॉलेशन के फॉर्म में ही है शायद, और वो रविदास का है। और हम देखेंगे कि वो जो स्टाइलिंग हुआ है और जो कलर स्कीम है वो थोड़ा अलग है गुरुद्वारे से, लेकिन एंट्रेंस इज ऑलमोस्ट लाइक अ गुरुद्वारा, जो मेन बिल्डिंग का एंट्रेंस है। उसके पीछे जाके फिर प्रेयर हॉल है। ये सत्संग हॉल है जहाँ पे बाहर से ये पूरा का पूरा गुरुद्वारे की तरीके से बना हुआ है, और अंदर जो फ्रंट का स्पेस है वहाँ पे पूरा जो डेरा के गदी नशीन हैं, जितने भी गुरु रहे हैं, उनकी सारे पिक्चर्स हैं।
और रविदास के पिक्चर्स हैं, और हरि का इंसिग्निया है। हरि उनका रविदास का अपना इंसिग्निया है, जो कि खंडा उससे अलग है, और खंडा एक मिलिटराइज्ड सिख आइडेंटिटी का सिंबल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से गुरुद्वारे में पैलेंक्विन होता है, वैसे एक पैलेंक्विन भी है, लेकिन यहाँ पे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब को रिप्लेस करके 2010 में जब रविदासिया धर्म का प्रोक्लेमेशन हुआ, तो 2010 में उसको बदल के यहाँ पे अमृत बानी रखी गई है, जो कि कंपाइलेशन है रविदास के जितने भी वर्सेस हैं, सिर्फ उसके कंपाइलेशन है। तो उसको अलग से एक स्क्रिप्चर के तौर पे माना गया है, और यहाँ पे उसको रिप्लेस किया गया है 2010 के अंदर। ये जैसा कि हम देख सकते हैं, ये उसके आगे का व्यू है सत्संग हॉल का। ये भी एक पूरा का पूरा जिस तरीके से गुरुद्वारे के अंदर का अरेंजमेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट, उसी तरीके से है। और ये है कि लेकिन गुरुद्वारे के अंदर एक सर्कमएम्बुलेटरी पाथ होता है ग्रंथ साहिब के आसपास, जिसमें आप गोल घूम सकते हैं, और कुछ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं। और जिस तरीके से सिखिज्म में जो रिचुअल होते हैं, जो शादी के रिचुअल्स होते हैं, जो वेडिंग के रिचुअल्स होते हैं, वो उसके थ्रू होते हैं, वो जो सर्कमएम्बुलेटरी पाथ है। तो उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब उसके बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे जो अमृत बानी है, उसका वो इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पे उसका दर्शन का इम्पोर्टेंस है, कि आप सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस तो है उसका होना, अमृत बानी का होना, कि जो एक बहुत ही नया फिनोमेना है, कि हमने अलग एक स्क्रिप्चर बनाया जिसको हमने अमृत बानी बोला। और फिर उसका नहीं होना, क्योंकि गुरुद्वारे, किसी भी बिल्डिंग को आप गुरुद्वारा सिर्फ उसके स्ट्रक्चर से नहीं बोल सकते, उसके अंदर ग्रंथ साहिब होना चाहिए, जो एक लिविंग गुरु की बॉडी का सिंबल है। वो अगर नहीं है, तो अगर स्ट्रक्चर गुरुद्वारे का है और बाकी आपने आइकन्स अपने गुरु के हैं दिए हैं, और अमृत बानी की को रखा है बिल्कुल वैसे जैसे ग्रंथ साहिब को रखा जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक एक्ट ऑफ रेबेलियन है। ये हैं निरंजन दास, जो डेरा सचखंड के गद्दी नशीन है, प्रेजेंट गद्दी नशीन। इनको हम देखेंगे कि बहुत डेरा के स्पेस के अंदर बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इनको रेज प्लेटफॉर्म पे बिठाया जाता है, जो कि एक प्रैक्टिस है जो कि अलाउड नहीं है किसी भी ऐसे रिलीजन के अंदर जहाँ पे टेक्सचुअल अथॉरिटी इज सुप्रीम। तो वहाँ पे जो देहधारी का कॉन्सेप्ट होता है, जो लिविंग गुरु होता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो निरंजन दास जी हैं, उनको प्लेटफॉर्म पे, रेस प्लेटफॉर्म पे यूजुअली बिठाया जाता है, और उनको एक गॉड लाइक एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, और उनको दर्शन करवाया जाता है। और दर्शन के लिए उनके स्पेसिफिक दर्शन का एक बहुत पॉपुलर प्रैक्टिस है कि वो, और गुरु के साथ बात करना, निरंजन दास के साथ बात करना, उनके साथ उनसे गुरु मंत्र लेना, कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करने की कोशिश करना, या सिर्फ दर्शन करके जाना, ये एक डेवोटी का या रविदासिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके बिलीफ का, उसकी लिव्ड एक्सपीरियंस का। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो ये बोलेंगे कि हमें उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने एक मंत्र दिया, और हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई। ये रिलेशनशिप एक टेक्स्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। तो एक ये भी क्वेश्चन होता है कि जो
सबॉल्टन कम्युनिटीज हैं, जो दलित कम्युनिटीज हैं, उनका अपने लिविंग गुरु के साथ जो रिलेशनशिप है, जो आत्मीय रिलेशनशिप है, उसका एक इम्पोर्टेंस, अलग से एक इम्पोर्टेंस है, अपार्ट फ्रॉम द सिंबॉलिक एक्ट। उसका एक अपना सोशल और एक पर्सनल इम्पोर्टेंस भी है, जो कि टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट का एक एक्लीजियास्टिकल रोल होता है कि वो मॉनिटर करेगा कि आप क्या क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस तरीके से कौन सा धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन एक लिविंग गुरु के साथ एक आत्मीय संबंध होता है, उसके साथ आप अपना सुख दुख शेयर करते हो, और स्पेशली अगर कोई कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड है तो। ये मेन प्रेयर हॉल है डेरा का, जो कि बहुत ही यूनिक है अपने आइकन्स के टर्म्स में, क्योंकि पूरा जो वॉल्स है वहाँ पे संत और पॉलिटिकल फिगर्स सबके आइकन्स हैं, पिक्चर्स हैं, और बीच में जैसा कि यहाँ पे पैलेंक्विन है, इसके अंदर रविदास का आइडल है, और बाहर हरि का इंसिग्निया है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे जगह लगती है। ये मेन जो प्रेयर हॉल है वो हर डेरा में अक्रॉस, ये जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, ये बहुत बेसिक डिज़ाइन है जो ऑलमोस्ट एवरी डेरा आई वेंट मुझे वहाँ पे मिला। यहाँ पे जो अलग अलग संत हैं, उनके बीच में इंडिविजुअल जो आते हैं वो अपनी खुद की हायरार्की मानते हैं। मतलब कि अगर मैं मानूं कि संत सेन, या मैं मानूं कि सतगुरु सेन, सेन जो है वो भक्ति ट्रेडिशन की एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अलग अलग संतों को गुरु, सतगुरु, महाराज अलग अलग नॉमेनक्लेचर से बुलाते हैं। तो ये वही कंटिन्यूइंग द सेम पॉइंट अबाउट नोमेनक्लेचर्स, यहाँ पे इस तरफ हम देखते हैं कि सारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिन्होंने वाराणसी में, या तो जो वाराणसी में रविदास मंदिर है उसकी स्थापना करवाई, या किसी और रविदास मंदिर की स्थापना की, या फिर डेरा सचखंड में जो लोग आए जिन्होंने सपोर्ट किया, उन सब की यहाँ पे पिक्चर्स हैं। तो बेसिकली ये स्पेस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पिक्चर्स हैं, किसी भी तरह की तरीके की पिक्चर्स जो हैं, वो एक गुरुद्वारा के अंदर एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि लॉजिक इज कि एक ही गुरु है, और वो इनकार्नेट गुरु हैं जो है गुरु ग्रंथ साहिब। तो जो पिक्चर्स हैं उसका नोशन अपने आप में या तो हम पाते हैं कि जो टेम्पल्स हैं उसके अंदर अलग अलग गॉड आइडल्स हैं, उनके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन डेरा में हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस हैं, जो रविदास हैं जिनको भगवान माना गया है वो हैं, या फिर भक्ति सेंट्स हैं, या फिर मीरा हैं, वो सारे लोगों को एक इक्वल तरीके की स्पेस दी गई है। जिस तरीके से हम एक रेजिडेंशियल स्पेस में अपने पर्सनल फोटोज लगाते हैं, उस तरीके से एक इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ स्पेस है, जिस स्पेस में आप एक अपने किसी कम्युनिटी के मेंबर के साथ बात कर सकें, अपने थॉट्स शेयर कर सकें, उस तरीके का स्पेस है। जबकि हम देखते हैं कि मंदिर और गुरुद्वारा, ये जो सीक्रेट स्पेसेस हैं, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है। हेड कवर करना चाहिए, एक पर्टिकुलर तरीके से बैठना चाहिए, एक पर्टिकुलर सीक्रेट गेज है, घंटी बजा के ये करना चाहिए। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं, डेरा के अंदर एक इनफॉर्मलाइजेशन है, एक प्रोफेनेशन है। वहाँ पे एक अलग एक अलग अलग
उनका एक अपना यूनिक फॉर्मेट है, और वो यूनिक फॉर्मेट उनके जो आइकन्स है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये पूरा स्पेस जो है, ये कोई जो लोग आए हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरा एक एक्सटेंशन ऑफ रेजिडेंशियल स्पेस की तरीके से एग्जिस्ट करता है डेरा। ये इसके अंदर उस तरीके की फॉर्मेलिटी नहीं है कि हमें वर्शिप करके जाना है। यहाँ पे कोई भी आया है तो वो लंगर खा। Abhiruchi, I would just interrupt that you have 10 more minutes, okay? 10 to श्योर 12. श्योर श्योर, ओके ओके ओके। सो यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको यहाँ पे लंगर भी मिलेगा, यहाँ पे यहाँ पे रेस्टिंग स्पेस जो गुरुद्वारे में जिसको सराय का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यहाँ पे रेस्टिंग स्पेस भी है, लोग दिनों दिनों के लिए रह सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है संत और सेंट की, जो कि काफी बार मिक्स होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि संत का लॉजिक अप्लाई करता है। जो संत का यहाँ पे है वो संत ट्रेडिशन से आ रहा है, जहाँ पे एक हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशन है, और जो नॉर्थ इंडिया के संत हैं, ये माना गया है कि उन्होंने स्क्रिप्चर्स को डिफाई किया था और अपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस स्टार्ट की थी। तो एक जो रिस्पेक्ट दिया जाता है संत के नाम की, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनकी जो अलग अलग उन्होंने जो स्टार्ट किया, जो थॉट प्रोसेसेस, जिस भी तरीके से उन्होंने स्क्रिप्चर्स को क्वेश्चन किया अपनी यूनिक तरीकों से, उनके लिए उन्हें अभी भी जाना जाता है। और वो जो भक्ति संत हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में। तो एक जो मैं डिफ्रेंसिएशन है वो ये है कि जो संत है वो एक संस्कृत रूट से आता है, जो है सत, जिसका मतलब है एसेंस, जबकि सेंट आता है सैंटस से, जिसका मतलब है सीक्रेट। ये सेन जी महाराज का एक पिक्चर है, और यहाँ पे इसका रेलेवेंस ये है कि वैष्णव ट्रेडिशन में इनको रमानंद का फॉलोअर बताया गया है, जबकि जो ओरल नैरेटिव डेरा की हैं उसके अंदर इनको सतगुरु महाराज और अपना अलग अलग जो दलित नैरेटिव्स हैं उनके थ्रू जाना गया है। तो इनको डोमिनेंट नैरेटिव के हिसाब से नहीं जाना गया है। फिर हम देखते हैं कि जैसे इस पिक्चर में रविदास को जंजू निकालते हुए दिखाई दिया है, कि इसको एक बहुत पॉपुलर ओरल नैरेटिव है कि रविदास ने अपने दिल को खोल के उसमें से जंजू निकाले। तो जंजू इज द सेक्रेड थ्रेड, जिसको जो अपर कास्ट पहनते हैं, वो उन्होंने चार युगों के लिए, तो चार युगों के सबसे प्योर पर्सन के तौर पे रविदास को प्रेजेंट किया गया है उस ओरल नैरेटिव में। और हम देखेंगे कि यहाँ पे बुद्ध, अंबेडकर और रविदास को साथ में एक लिनिएज क्रिएट करने की भी एक एफर्ट है। तो B.R. अम्बेडकर का भी यहाँ पे पिक्चर्स हमें मिलेगा। मीरा वर्शिपिंग रविदास, नानक को एक संत के रूप में दिखाया गया है, और नानक का सबसे पॉपुलर नैरेटिव ये है कि वो रविदास के फॉलोअर थे, जबकि सिख ट्रेडिशन में उल्टा नैरेटिव है कि रविदास नानक के फॉलोअर थे। तो डेरा में वो नैरेटिव इन्वर्ट होता है।
ये जो इमेज है ये एक रविदास मंदिर से है, देरा से नहीं है, लेकिन इस तरीके की इमेजेस बहुत पॉपुलर कल्चर में हमें मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे या फिर अदरवाइज ऑल्सो। ये एक गॉड आइडल के फॉर्म में रविदास का डेइफिकेशन है, और ये डेइफिकेशन भगवान के तौर पे पूजना, इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि रविदास ने अपने वर्सेस में आइडल वर्शिप के खिलाफ लिखा है और उसको क्वेश्चन किया है बहुत स्ट्रांगली, लेकिन एक ट्रेडिशन है जिसके अंदर उनको डेइफाई किया गया है, उनको भगवान की तरह आइडल वर्शिप किया गया है, जो कि सिर्फ एक महान व्यक्ति या महान संत उस रूप में नहीं है, वो एक थोड़ा वैष्णव ट्रेडिशन से मिलता जुलता एक आइडल वर्शिप का फॉर्मेट है, तो वो इसमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये पॉइंट है कि जो डेरा का जो शुरुआती तौर पे एक इन्फ्लुएंस रहा है, वो एक निर्गुण भक्ति और सेवा योगिक ट्रेडिशन से रिलेटेड रहा है, जहाँ पे कोई फॉर्मलेस गॉड का नोशन, और आज हम देखते हैं कि फॉर्मलेस गॉड का नोशन भी है, डेरा के अंदर है, लेकिन अगर ज्यादातर हम रविदास मंदिरों के अंदर देखेंगे तो वो निर्गुण का फॉर्म नहीं है, उसमें सगुण का फॉर्म है, और वो भी आमतौर पे जिस तरीके से मंदिर होते हैं उसी की तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे आइडल प्रेजेंट है। ये बहुत ही यूनिक मुझे लगता है कि जो मेमोरियल स्ट्रक्चर्स हैं और अलग अलग जो इंस्टॉलेशंस हैं वो मुझे यहाँ पे काफ़ी यूनिक लगे, जैसे कि ये मेमोरियल गरीब दास का और सरवन दास का भी इसी तरीके का मेमोरियल है, जो कि किसी एक चीज में फिट करना बहुत मुश्किल है। हम यहाँ पे समाधि भी है, समाधि अलग से संतों की समाधि है, और मेमोरियल स्ट्रक्चर उससे कुछ जो मार्बल मटेरियल से बना हुआ है, तो वो उससे थोड़ा हटके है, लेकिन अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंसेस दिखते हैं इसमें भी। ये इंस्टॉलेशन है, ये भी हम देखेंगे कि ज़्यादातर गुरुद्वारे में हमको पैलेंक्विन इस तरीके का सिंपल पैलेंक्विन और उसके अंदर ग्रंथा है, जबकि यहाँ पे सरवन दास जी का नाम लिखा है और सेम पैलेंक्विन स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी हमको दिखेगा कि सेम पैलेंक्विन स्ट्रक्चर, लेकिन उसका स्टाइल कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इसके ऊपर we can see color, we can see a different kind of designing, and we can also see a temple bell. तो वो okay, so this is the last slide and I will just conclude after this. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्टॉलेशन है, क्योंकि ये बेसिकली निशान साहिब है जो कि हर गुरुद्वारे में होता है, जो कि एक जिसके ऊपर खंडे का सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पे खंडे का सिंबल नहीं है, यहाँ पे हरि का सिंबल है। तो ये एक मिलिटराइज आइडेंटिटी या उस तरीके की आइडेंटिटी का सिंबल नहीं है। यहाँ पे इसको थोड़ा अलग तरीके से आइडल की तरीके से ही वर्शिप किया जा रहा है, और उसका एक नया जो मीनिंग है वो इमर्ज करके आ रहा है। So with this, I am going to end my presentation. Thank you for your patience.